रामू धोबी अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था। रजनी, कितने दिन हो गए हैं, ज्यादा काम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे भी वही चिंता है। माँ और बापू भी आजकल बीमार रहते हैं। उनके उपचार के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। हाँ, वही तो समस्या है। एक तो घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और माँ बाप के उपचार के लिए भी पैसे चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा पैसे किस तरह से कमाऊं। वो सब बाद में सोचेंगे। अभी तो हम जितने कपड़े हैं वही धोकर लाते हैं। उनका जितना पैसा मिलेगा उसमें गुजारा करेंगे। रामू और रजनी गांव में घूमकर जो थोड़े कपड़े मिले थे वही लेकर नदी पर जाने लगते हैं। रामू के पास एक गधा था। रामू कपड़ों को एक पोटली में बांधकर भोला गधे के पीठ पर रख देता है। दोनों गधे को लेकर नदी पर आते हैं और दोनों कपड़े धोने लगते हैं। चलिए, हम कपड़े सुखा देते हैं, फिर ले जाते हैं और गांव में जिनके हैं उन्हें दे देते हैं। रामू और रजनी कपड़े सुखाकर फिर से गधे पर रखकर गांव की तरफ चलने लगते हैं। तभी अचानक गधा फिर जाता है और सारे कपड़े फिर से मैले हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? भोला, ऐसे कैसे गिर गए तुम? हे भगवान, अब सारे कपड़े फिर से धोना पड़ेंगे। पहले ही इतनी मेहनत की थी। वो विमला सेठानी के घर के कपड़े कितने मैले होते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर दाग लगा कर ले आते हैं। जैसे तैसे हमने धोए थे और सारी मेहनत बेकार हो गई है। चलो, अब फिर से ये सब कपड़े धोने पड़ेंगे। जितनी मेहनत की है सब फिर से करनी पड़ेगी। रजनी और रामू दोनों फिर से कपड़े धोने लगते हैं। कपड़े सुखाकर उन्हें पोटली में बांध देते हैं। सुनिए, अब हम ये पोटली भोला के पीठ पर नहीं रखते हैं, खुद ही पकड़ लेते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो। दोनों कपड़ों की पोटली को पकड़कर गांव में जाती है। रजनी घर चली जाती है और रामू गांव में कपड़े बांटने जाता है। रामू कुछ देर के बाद सबके कपड़े लौटाकर जितने भी पैसे मिलते हैं वो लेकर वापस आता है। क्या हुआ? अब पैसे मिले? हाँ, ये लो, इतने ही मिले हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर धनीराम सेठ की दुकान से थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। रजनी धनीराम सेठ के दुकान पर आती है। सेठ जी, थोड़े चावल और दाल दे दीजिए। आ गई फिर से उधार मांगने के लिए? नहीं सेठ जी, उधार नहीं, थोड़े पैसे हैं अभी मेरे पास। अरे, इन थोड़े से पैसों से क्या होगा? तुम्हारी तो पहले की कितनी उधारी बाकी है। जानती हूँ सेठ जी, पर अभी मेरे पास जितने पैसे हैं उसका अनाज दे दीजिए, बाकी उधारी मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। हाँ हाँ, पता है, महीनों से यही कहती आ रही हो। चलो, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, ले जाओ थोड़े से चावल और दाल। धनीराम रजनी को थोड़े चावल और दाल दे देता है। रजनी आकर चावल चुनने लगती है। उसकी सास वहीं बैठी हुई होती है और ससुर बिस्तर पर पड़े हुए थे। हे भगवान, इस धनीराम के दुकान से तो कुछ भी लेकर आना जैसे कोई दंड ही है। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? माँ जी देखिए तो, इस चावल में कितने कंकड़ पत्थर हैं। इसमें तो चावल कम और पत्थर ही ज्यादा है। अरे, वो धनीराम तो ऐसा ही है, लालची है, लालची। ज्यादा मुनाफा हो इसलिए अनाज में पत्थर मिलाकर बेचता है। गांव में उसका एक ही दुकान है, इसका फायदा उठाता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? पर माँ जी, कब तक हम उसका ये लालची स्वभाव सहते रहेंगे? कभी तो उसे बता देना चाहिए। हाँ, कहना तो चाहिए। हम उधार लेते हैं, पर कुछ दिनों के बाद ही सही, पर उसके पैसे चुका भी देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, काम हमारी कुछ पड़ोसन के साथ उस धनीराम के दुकान पर जाती हूँ। वो भी तो तंग आ गई है ऐसे अनाज साफ करके। अगले दिन रजनी अपनी कुछ पड़ोसनों के पास आती है। अरे कमला बहन, तुम उस धनीराम की दुकान से अनाज लेकर आई हो? अरे हाँ, आई हूँ, पर क्या कहूँ, कितने पत्थर हैं उस अनाज में। मैं तो कल चावल और गेहूँ साफ करते करते थक गई। इतने पत्थर थे उस गेहूँ में कि अगर ऐसे ही पिस लेती तो लगता कि मिट्टी की रोटी खा रही हूँ।
मैं भी कल चावल लेकर आई थी। उस चावल से पत्थर निकालते निकालते मैं और मेरी सास हम दोनों तंग आ गईं। चलो हम सब जाकर अभी उस धनीराम से पूछते हैं कि वो हमें अच्छा और साफ अनाज क्यों नहीं बेचता। अरे बाकी अनाज तो छोड़ो, मैंने उससे जो शक्कर खरीदी थी उस शक्कर में भी पत्थर थे। बोलो, अब ये तो सीमा ही पार हो गई लालची होने की। हाँ, अब तो सीमा हो ही गई है। रजनी, कमला और कुछ औरतें के साथ धनीराम की दुकान पर आती हैं। उस समय धनीराम की दुकान पर एक बड़ा व्यक्ति आया हुआ था जो अपने बेटे की शादी के लिए धनीराम की दुकान से सामान लेने वाला था। धनीराम सेठ, आप कब तक हमें ऐसा खराब और कंकड़ पत्थर वाला अनाज बेचते रहेंगे? रजनी, ये तुम क्या कह रही हो? आपको भी पता है मैं क्या कह रही हूँ। आपने कल मुझे जो चावल दिए थे उसमें चावल कम और पत्थर ज्यादा थे। आप तो हमेशा हमें ऐसा ही अनाज बेचते हैं। रजनी, ये तुम क्या बक रही हो? एक तो महीनों तक उधार नहीं चुकाती और अब मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। गांव की बाकी औरतों को लेकर मुझसे झगड़ा करने आई हो। मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप हमें आगे से अच्छा और साफ अनाज दिया कीजिए। रजनी की ये बात सुनकर जो बड़ा ग्राहक धनीराम के पास आया था वो सामान लिए बिना ही लौट जाता है। यह देखकर धनीराम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रजनी, तुमने ये ठीक नहीं किया है। तुम्हारे कारण आज मेरा इतना बड़ा ग्राहक मेरे हाथ से चला गया। तुम्हारे कारण आज मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। रजनी धनीराम की बात सुनकर घर आ जाती है। शाम को धनीराम रामू के घर आता है। रामू, रामू, क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ पूछ रहे हो? अरे अपनी पत्नी पर थोड़ा अंकुश रखो। आज मेरी दुकान पर आकर कितना हंगामा किया उसने। सेठ जी, वो अनाज खराब था इसीलिए। अनाज खराब था? अरे तुम जैसे गरीबों को एक तो मैं उधार सामान देता हूँ, तुम पर उपकार करता हूँ और तुम मेरा ही नुकसान करवा रहे हो। अभी के अभी मेरे उधार के बाकी पैसे दे दो। सेठ जी, मैं अभी पैसे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तुम अभी पैसे नहीं दे सकते ना, तो मैं तुम्हारे इस गधे को ले जाता हूँ। जब पूरा उधार चुका दोगे तब ये गधा वापस ले जाना। धनीराम भोला गधे को लेकर जाता है। भोला को जाते हुए देख रामू और रजनी को बहुत दुख होता है। धनीराम भोला को अपने हवेली के बाहर बांध देता है और उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति चंद्रकांत रामू के घर कुछ कपड़े लेकर आता है और सुनो धोबी, ये मेरे बहुत ही कीमती वस्त्र हैं। इस पर कुछ दाग लगे हैं जो निकल नहीं रहे, तो तुम इन्हें धोकर मुझे दे दो। जितना दाम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है महोदय, आपके वस्त्र आपको एकदम नए जैसे बनाकर दे दूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। चंद्रकांत चला जाता है। रजनी, चलो नदी के घाट पर जाना है। एक बहुत धनी व्यक्ति ने उसके कपड़े दिए हैं, चलो उसे धोकर आते हैं। रामू और रजनी वो कपड़े लेकर धोने जाते हैं। रामू और रजनी बहुत मेहनत से चंद्रकांत के कपड़े धोते हैं, पर कपड़ों पर से दाग जा ही नहीं रहे थे। अरे ये दाग जा ही नहीं रहे हैं। हाँ, बहुत कड़े दाग हैं। क्या करें अब? कैसे निकालें इसे? इन दागों को निकालने का एक ही उपाय है, सेठ धनीराम। सेठ धनीराम? वो कैसे? सेठ धनीराम के पास एक रसायन मिलता है जिससे कपड़ों के दाग निकल जाते हैं। हाँ, पर वो हमें वो रसायन क्यों देगा? आप एक बार उसके पास जाकर देखिए तो। रामू सेठ धनीराम के पास आता है और धनीराम सेठ, मुझे वो रसायन चाहिए था जिससे कपड़े धोने के दाग निकाले जाते हैं। हाँ, वो रसायन है मेरे पास। 1000 रुपए दाम है उसके। क्या? 1000 रुपए? पर वो तो 100 रुपए में मिलता है। देखो, ये मेरी दुकान है
और मेरी दुकान में किस वस्तु का दाम क्या होगा ये मैं निश्चित करता हूँ। तुम्हें लेना है तो 1000 रुपए दे दो और ले जाओ रसायन। रामू के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो घर वापस लौट आता है। वो रजनी को बताता है कि धनी राम ने क्या कहा है। उस धनी राम का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है, पर अब हम क्या करें, कैसे निकालें उन दागों को? वही कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 दिन बीत जाते हैं। चंद्रकांत वापस आता है और देखता है कि उसके कपड़े अच्छे से साफ नहीं हुआ है। यह देखकर वो रामू को पैसे दिए बिना चले जाता है और साथ में उसे बहुत भला बुरा कहता है। चंद्रकांत पूरे गांव में रामू की बदनामी करता है। रामू बहुत मायूस हो जाता है और एक वन में चला जाता है। वन में उसे एक साधु मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। पुत्र, किस समस्या में हो? आप तो ज्ञानी हैं साधु बाबा, मुझे आप ही मेरी समस्या का उपाय बता सकते हैं। गरीब धोबी हूँ और अब गांव में मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। घर वालों को 2 समय का भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ। समय और गरीबी के चक्र में ऐसा फंस गया हूँ कि बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। साधु रामू को एक मंत्र सिखाते हैं और रामू घर आ जाता है। रामू घर में बैठता है और उस मंत्र को बोलने लगता है। ओम श्रीम ह्रीम चामुंडाय विच्छे, ओम श्रीम ह्रीम चामुंडाय विच्छे। रामू ऐसे मंत्र जाप करने लगता है। उसके मंत्र जाप के कारण से उस पर देवी की कृपा होती है और उसे धीरे धीरे कपड़े धोने का काम मिलने लगता है। रामू काम करते समय भी मंत्र का जाप करता रहता है। आपके इस मंत्र जाप ने तो सच में चमत्कार कर दिया है। हमें कितना काम मिलने लगा है। अब तो हमारे पास इतने पैसे बन गए हैं कि हम धनी राम सेठ का सारा उधार चुकाकर हमारे भोला को वापस ला सकते हैं। हाँ, मैं कल ही जाकर भोला को वापस ले आता हूँ। अगले दिन रामू सेठ धनी राम के पास जाता है और उसे पैसे देकर भोला को वापस लेने की बात करता है। क्या बस इतने ही पैसे? अरे तुम्हारे इस भोला को मैंने इतने दिन मेरे पास रखा, उसको खाना खिलाया, उसके पैसे कौन देगा? और तुमने ये जो पैसे दिए हैं ये तो ब्याज सहित नहीं है, इसका ब्याज कौन देगा? अरे उधार के सामान पर ब्याज कौन लेता है धनी राम सेठ? ये तो आप मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। एक तो आप हमें मिलावटी सामान बेचते हैं और ऊपर से इतना पैसा मांग रहे हैं। जाओ, मैं तुम्हें ये गधा नहीं देने वाला हूँ। जब तक तुम पूरे पैसे नहीं देते ये गधा यहीं रहेगा। रामू को धनी राम की इस बात से बहुत गुस्सा आता है। रामू महाराज के पास आता है। मुझ पर दया कीजिए महाराज, उस धनी राम सेठ ने मेरा गधा चुरा लिया है। मैंने उसके उधारी के सारे पैसे चुका दिए हैं, पर अब भी वो मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। क्या हुआ है, मुझे विस्तार से बताओ। रामू महाराज को सब सच सच बता देता है। महाराज धनीराम सेठ को बुलाते हैं। धनीराम, ये धोबी जो बोल रहा है क्या वो सच है? अरे नहीं महाराज, ये तो झूठ बोल रहा है। गरीब है, रोज आकर उधार सामान लेकर जाता है, मेरे पैसे समय पर नहीं देता और उल्टा मुझ पर ही रोक जमाता है। इसकी पत्नी आकर मेरे ग्राहकों के सामने मुझे भला बुरा कहती है। नहीं महाराज, ये लालची सेठ अनाज में कंकर और पत्थर मिलाकर बेचता है। चाहे तो आप गांव वालों से पूछ सकते हैं। महाराज कुछ सिपाहियों को गांव में भेजते हैं। सिपाही गांव वाले से पूछताछ करते हैं तो गांव वाले उन्हें धनीराम की सच बता देते हैं। सिपाही धनीराम के हवेली में जाकर देखते हैं, वहाँ उन्हें कुछ मजदूर अनाज में कंकड़ की मिलावट करते हुए दिखाई देते हैं। सिपाही उन्हें अपने साथ लेकर राजमहल में आते हैं। भोला गधा भी उनके साथ होता है। महाराज, ये गधा मेरा ही है। उस दिन सेठ धनीराम मेरे गधे को लेकर गया था। सिपाही महाराज को बताता है कि कैसे धनीराम के नौकर अनाज में मिलावट कर रहे थे। धनीराम, तुमने असत्य कहा है। तुम लालची हो
और सबको मिलावटी धान बेचते हो। ये अब सिद्ध हो गया है, इसीलिए तुम आज के बाद अनाज बेचने का काम नहीं कर सकते। तुम्हारी दुकान पर हम ताला लगा रहे हैं। गांव वालों के लिए अनाज और बाकी वस्तु की व्यवस्था हम खुद करेंगे। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं, तुम्हारा कार्य क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम्हारी इस मिलावट के कारण किसी प्रजावासी का स्वास्थ्य संकट में आ सकता था। तुम्हें दंड ही मिलना चाहिए। तुमने इस धोबी के साथ भी अनुचित किया है। उसने तुम्हें पैसे दिए, फिर भी तुम्हारे मन का लालच कम नहीं हो रहा था। ये भी एक अपराधी है। तुम इसका गधा इसे लौटा दो और अपने घर लौट जाओ। महाराज के आदेश से धनीराम को अपनी भूल समझ आती है। रामू को अपना भोला गधा वापस मिलता है और उसे बहुत खुशी मिलती है। रामू भोला को लेकर घर आता है। साधु के दिए हुए मंत्र जाप के कारण रामू का जीवन संवर जाता है। लालची धनीराम को भी सबक मिल जाता है और वो लालच करना छोड़ देता है। किशोर अपने खेत में काम कर रहा था, तभी किशोर, क्या कर रहे हो इस बंजर खेत में? अरे बंजर तो हो गया है खेत, पर अब क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब उन बकरियों और मुर्गियों के साथ घर तो नहीं चल सकता। तुम्हारी बात भी सही है। गांव में लगभग हम सभी किसानों की एक सी हालत है। बकरियां पाल रहे हैं, पर उनका दूध बेचकर हम क्या ही कर लेंगे। अरे मेरा तो खेत भी साहूकार के पास गिर भी पड़ा है, अब तक छुड़वा नहीं पाया हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे अपना और परिवार का पेट पालूं और खेत को छुड़वाने के लिए पैसे कहां से लाऊं। सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। सुरेश चला जाता है और किशोर अपना काम जारी रखता है। किशोर के पास कुछ बकरियां और मुर्गियां थीं। किशोर रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। सुनिए जी, आप बकरियों को ज्यादा दूर चराने के लिए मत ले जाइए। आपको पता है ना, आजकल वन के मार्ग से कुछ जंगली जानवर गांव में आने लगे हैं। कहीं हमारी बकरियों को खा गए तो हमारी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हाँ जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। सभी लोग एक ही जगह पर जाएंगे तो सबकी बकरियों को खाना नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। फिर भी मैं ध्यान रखूंगा। किशोर अपनी बकरियों को वन के पास चराने को ले जाता है। चलो 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 चलो, जल्दी घास खा लो। किशोर अपनी बकरियों से बात करते हुए उन्हें घास खिला रहा होता है। कुछ देर के बाद किशोर बकरियों को लेकर घर के लिए लौटने लगता है। तभी उसे एक कुत्ते का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है ये कुत्ते का, पर ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं अपनी माँ से खो तो नहीं गया है? किशोर आसपास देखता है, पर उस कुत्ते की माँ कहीं नहीं होती है। लगता है ये बच्चा खो ही गया है। क्या करूं अब? इसे यहीं छोड़ भी तो नहीं सकता। एक काम करता हूँ, अभी इसे अपने साथ ले जाता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या करना है। ऐसा विचार करके किशोर उस कुत्ते के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है। किशोर और सुरेखा कुत्ते के बच्चे को अपनी बकरी का दूध पिलाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुत्ते का बच्चा बड़ा होने लगता है। सुरेखा उसका नाम शेरू रखती है। एक दिन, अरे किशोर, इस शेरू को तुम यहाँ वन में तो लेकर आ गए हो, पर इसे इतनी बकरियों और मुर्गियों के साथ रखना सही नहीं है। पालतू है, फिर भी आखिर ये है तो कुत्ता ही। कहीं इसने तुम्हारी मुर्गियां खा ली तो? शेरू अब सभी बकरियों और मुर्गियों के साथ घुल मिल गया है। लगता तो नहीं है कि वो किसी मुर्गी को खाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर मैं तो कहता हूँ कि तुम ध्यान रखना, अगर ये जंगली कुत्ता निकला तो पता नहीं क्या कर ले। अब शेरू भी रोज किशोर के साथ वन में जाता था। एक दिन जब सब लौट रहे थे, तब एक लोमड़ी पेड़ के पीछे से एक बकरी को देख रही थी। वो लोमड़ी एक बकरी के बच्चे पर झपटने ही वाली थी कि तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लग जाता है।
अरे शेरू, क्या हुआ? इतने भौंक क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। किशोर शेरू को चुप करा रहा था, पर शेरू था कि भौंकता ही रहता है। किशोर शेरू जिस दिशा की ओर देखकर भौंक रहा था वहाँ देखता है, तब उसे वहाँ छुपी हुई लोमड़ी दिखाई देती है। किशोर उस लोमड़ी की तरफ पत्थर फेंकता है और लोमड़ी को भगा देता है। घर आने के बाद, सुरेखा, आज तो कमाली हो गया। आज हमारे शेरू ने हमारी बकरियों को बचाया है। वो कैसे? अरे, जब मैं बकरियों को लेकर वापस लौट रहा था तब ये शेरू अचानक भौंकने लगा। मैंने देखा तब एक लोमड़ी बकरियों को घूर रही थी। इसका अर्थ है कि आज अगर शेरू नहीं होता तो हमारी बकरियां उस लोमड़ी का शिकार बन जाती। हाँ सुरेखा, उस दिन सुरेश को लग रहा था कि शेरू कहीं मुर्गियों को खा ना ले, पर देखो हमारा शेरू तो हमारे जानवरों को दूसरे जानवरों से बचा रहा है। एक दिन लोमड़ी बकरी की खाल पहनकर बाकी बकरियों में बैठ जाती है। लोमड़ी सोच रही थी कि जब रात हो जाएगी तब वो एक बकरी को खा जाएगी, और उसने बकरी की खाल पहनी है इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी शेरू फिर से भौंकने लगता है। किशोर बाहर आता है। क्या हुआ शेरू? इतनी रात को क्यों भौंक रहे हो? कोई है क्या? शेरू भौंके ही जा रहा था, तब किशोर को समझ आया कि एक लोमड़ी वहाँ बैठी हुई थी। अच्छा, तो ये लोमड़ी बकरी की खाल पकड़कर बैठी है। बड़ी ही चालाक समझ रही है खुद को। अरे, पर हमारा शेरू उससे भी ज्यादा होशियार है। किशोर एक छड़ी उठाता है और लोमड़ी को पीटने लगता है। लोमड़ी अपनी जान बचाकर भाग जाती है। ऐसे ही एक दिन किशोर खेत में गया हुआ होता है। तब साहूकार अपने कुछ हट्टे कट्टे नौकरों के साथ वहाँ आता है। शेरू भी किशोर के साथ खेत में ही होता है। क्या कर रहे हो गरीब किसान? मालिक, आप, कोई बात है क्या? तो आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता हवेली पर। अरे, अब कुछ दिनों के बाद ये खेत मेरा ही होने वाला है, इसीलिए देखने आया हूँ कि क्या कर रहे हो मेरे खेत में। मालिक, ये खेत मेरा है। मैंने तो बस आपके पास इसे गिरवी रखा है और जल्दी ही मैं आपको पूरा कर्जा लौटाकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। इतने सालों के बाद भी ये सपना देख रहे हो किसान? अभी तक तुमने आधा कर्जा भी नहीं लौटाया है, तो पूरा कर्जा कब चुकाओगे? जल्दी ही चुकाऊंगा मालिक। जल्दी नहीं, 8 दिनों में। मैं तुम्हें बस 8 दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 8 दिनों में मेरा पूरा कर्जा नहीं लौटाया तो ये खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उसके बाद तुम कभी इस खेत के आसपास भी दिखाई दिए तो गांव के किस कोने में तुम्हारी लाश पड़ी होगी ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? 8 दिनों में मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? और आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो वापस कब लेना है ये भी मैं ही तय करूंगा। साहूकार अब किशोर पर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है। इतनी देर से शांत बैठा हुआ शेरू साहूकार को चिल्लाता हुआ देखकर अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। अच्छा, तो अब ये कुत्ता मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर साहूकार एक पत्थर उठाता है। ये देखकर शेरू तेजी से साहूकार की तरफ आता है और उसे काटने लगता है। छोड़ छोड़ पागल कुत्ते! अरे अरे किशोर, कुछ कहो, तुम्हारे इस कुत्ते को पागल हो गया है तुम्हारा कुत्ता। साहूकार भागने लगता है। शेरू साहूकार की धोती पकड़कर दूर तक उसके पीछे जाता है और उसके पैर को जोर से काट लेता है। साहूकार के पैर से मांस का टुकड़ा निकल जाता है। किशोर, तुमने मुझ पर यह कुत्ता छोड़कर ठीक नहीं किया, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। साहूकार किशोर को ऐसी धमकी देकर चला जाता है। साहूकार अपनी हवेली में आता है। शेरू ने जिस जगह पर साहूकार को काटा था वहाँ उसे बहुत गहरा घाव हुआ था। वैद्य जी को बुलाकर साहूकार अपना इलाज करवा लेता है। फिर कालिया, आज उस किशोर के कुत्ते ने मुझे काटकर बहुत बड़ी गलती की है।
उसका कुछ तो करना है। जब तक मैं उस कुत्ते और उसके मालिक उस गरीब किसान को सबक न सिखा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर सरकार, अगर हमने अभी तुरंत उसे कुछ किया तो सब पता चल जाएगा। फिर वो महाराज के पास हमारी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। कुछ दिन रुक जाते हैं। उधर किशोर के घर पर आज तो साहूकार बाल बाल बच गए। हाँ, पता चला मुझे। साहूकार को धोती पकड़कर भागते हुए देखा मैंने। उस साहूकार ने तो आज बहुत परेशान कर दिया। 8 दिनों में उनका सारा कर्जा लौटाने को कहा है उन्होंने। क्या 8 दिनों में? इतने कम दिनों में हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ऊपर से ये शेरू ने उन्हें काट भी लिया, तो वो भी तो अब और ज्यादा गुस्से में होंगे। पर शेरू ने उन पर हमला क्यों किया? ऐसे तो वो किसी पर नहीं भौंकता। साहूकार मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए कदाचित शेरू को उन पर गुस्सा आ गया। हो सकता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। रात हो जाती है। कालिया अपने एक साथी को लेकर किशोर के घर के आंगन में छुपता है। शेरू वहीं सोया हुआ था। कालिया अपने साथ मांस के कुछ टुकड़े लेकर आया था। चलो अब ये मांस के टुकड़े उस कुत्ते के पास फेंकते हैं। बस एक बार वो कुत्ता हमारे पास आ जाए तो समझो काम हो ही गया। कालिया और उसका साथी मांस के टुकड़े शेरू के आसपास फेंकते हैं। शेरू उस मांस के टुकड़ों की गंध सूंघकर उसके पास आता है और वो मांस खाने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर कालिया और उसका साथी शेरू पर एक बोरी फेंकते हैं और शेरू को उस बोरी में पकड़ लेते हैं। अब आ गया ना पकड़ में। चलो इसे साहूकार के पास ले जाते हैं। कालिया और उसका साथी शेरू को लेकर साहूकार के पास आते हैं। वाह, पकड़ लिया इसे। अब इसे ऐसी जगह छोड़कर आओ कि ये कभी वापस ना आ पाए। कालिया और उसका साथी शेरू को एक सुनसान जगह पर एक कुएं में फेंक देते हैं। शेरू कुएं के पानी में तैरता रहता है। उधर साहूकार अपने दूसरे नौकरों को किशोर के घर भेजता है और किशोर को उठाकर ले आता है। मालिक, ये सब क्या है और मेरा शेरू कहाँ है? जरूर शेरू के साथ आपने कुछ किया होगा, क्योंकि शेरू के होते हुए आपके नौकर मुझे उठाकर नहीं ला पाते। तुम्हारा वो पागल कुत्ता जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गया है। अब तुम उसकी चिंता मत करो। तुम सिर्फ एक काम करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये है तुम्हारे खेत के कागज। इन पर अपना अंगूठा लगा दो। क्या लिखा है इस कागज पर? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये लिखा है कि तुम अपनी खुशी से ये खेत मेरे नाम कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपने मुझे 8 दिन की मोहलत दी थी, जिसके 4 दिन अभी भी बाकी हैं। उससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ उसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। साहूकार अपने नौकरों को आदेश देता है और साहूकार के नौकर लाठी काठियों से किशोर को जोर जोर से पीटने लगते हैं। किशोर शेरू को पुकारने लगता है। शेरू, शेरू, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, शेरू। किशोर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शेरू को पुकार रहा था। शेरू को किशोर की आवाज सुनाई देती है। शेरू कुएं से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा होता है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। उसी समय उस राज्य के महाराज शुभंकर शिकार के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनके कुछ सिपाही भी थे। महाराज शेरू की आवाज सुनते ही, सिपाहियों, किसी श्वान की आवाज आ रही है। वो जोर जोर से भौंक रहा है। लगता है उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। ढूंढो, कहाँ है वो श्वान? सिपाही शेरू को ढूंढने लगते हैं। एक सिपाही को कुएं में शेरू पड़ा हुआ दिखता है। महाराज, उस कुएं में एक श्वान गिरा हुआ है। उस श्वान को बाहर निकालो। सिपाही एक रस्सी के सहारे से
शेरू को कुएं से बाहर निकालते हैं। शेरू जैसे ही कुएं से बाहर आता है, जोर से भागने लगता है। लगता है ये श्वान किसी की सहायता के लिए ऐसे भाग रहा है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। चलो। महाराज और सिपाही भी उसके पीछे जाने लगते हैं। शेरू किशोर की आवाज का पीछा करते हुए साहूकार की हवेली पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि साहूकार के नौकर किशोर को पीट रहे हैं और उसके माथे से खून बह रहा है। शेरू फिर भौंकने लगता है और उन नौकरों पर हमला करता है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? तुम तो इसे कुएं में फेंक कर आए थे ना? हाँ सरकार, पता नहीं इतने गहरे कुएं से ये बाहर कैसे आ गया। शेरू, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी महाराज अब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पकड़ लो इन सबको। महाराज यहाँ कैसे आ गए? हम इस श्वान के पीछे यहाँ आए हैं। हमने ही इसे कुएं से बाहर निकाला था। दुष्ट साहूकार, तुम इस व्यक्ति को क्यों पीट रहे थे? किशोर महाराज को सब बात बता देता है। दुष्ट साहूकार, तुम ऐसे गरीब किसानों के साथ इतना अन्याय करते हो। ये बात यदि हमें पहले पता होती तो हम तुम्हें पहले ही काल कोठरी में भेज देते। सिपाहियों, ले जाओ इन सबको और बंद कर देना काल कोठरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नहीं किसान, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे शेरू ने अपनी वफादारी का अद्भुत प्रदर्शन किया है। आज यदि वो नहीं होता तो हम तुम तक नहीं पहुंच पाते। अब तुम मेरे साथ चलो। राजवैद्य जी तुम्हारा उपचार करेंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। महाराज किशोर को ले जाते हैं। शेरू भी उनके साथ होता है। कुछ देर के बाद किशोर शेरू को घर ले आता है। सुरेखा को सब बात पता चलती है। तब की वफादारी पर गर्व होने लगता है।